वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास 11th एंड नीट स्टूडेंट्स। अभी आपका करंट जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो करंट टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनिमल टिश्यू का और एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई करने के बाद स्टार्ट किया था इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यूज में मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताए थे और देन आफ्टर मैंने क्लासिफिकेशन किया था इपिथेलियल टिश्यू का। इपिथेलियल टिश्यूज में मैंने जब क्लासिफिकेशन किया था तो बहुत सारे आपको टाइप्स मिले थे, जिसमें मेन जो था वो क्या था, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और सेकंड आपका था कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो जो मेन मेजर आपके जो इपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्या है, सिंपल और कंपाउंड है। और यही आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, मतलब कि आज हम इपिथेलियल टिश्यूज को यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इस चैप्टर का हैंडलिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आपको रटने वाले मिलेंगे। एक बार आप समझेंगे और देन उसको आपको रटना होगा। ठीक है, और ये चैप्टर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और टर्म्स यूज होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, जो भी टर्म आपको मिलेगा वो टर्म आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जब आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस में जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थोड़े बहुत अलग अलग चैप्टर्स में आपने पढ़े हैं, वहां पे ये सारे टर्म्स आपको मिले होंगे। ठीक है, और कुछ जो नए टर्म्स हैं वो आने वाले चैप्टर्स जो आपके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी में जो आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर्स, वहां पे वो टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नए टर्म्स से आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, नए टर्म से आपको परेशान नहीं होना है, ये टर्म्स सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम टर्म्स आपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब फिजियोलॉजी वाले पार्ट को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी। तो इस चैप्टर में आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल तो मिलेगा बट एग्जाम्पल से आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उन लेक्चर्स को अच्छे से सुनिए आप, और देन एनसीईआरटी रीड करिए और फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड नोट्स बनाइए। और नोट्स को ऐसा बनाइए कि नोट्स हमेशा आप रिवाइज कर सके, क्योंकि जिसका रिवीजन जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता है एकेडमिक्स में, और नीट स्टूडेंट उतना ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोट्स अच्छा बनना चाहिए, रिविज़न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिविज़न ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। रिवीजन ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू की तरफ। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में जो फर्स्ट है आपका है वो है स्क्वेमस इपिथेलियम, देन आफ्टर क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और लास्ट में आपको मिलेगा कॉलिमोलर एपिथेलियम। ठीक है, ये जो भी आपको टाइप दिख रहे हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलिमोलर, ये जो भी टाइप हैं, ये टाइप सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बिहाफ पे क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप सेल देखने वाले हैं उस सेल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उस मॉडिफिकेशंस के बिहाफ पे ये 3 कैटेगरी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो उसके स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे। फ्लैट मतलब कि कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, और इनकी जो बाउंड्री होगी, इनकी बाउंड्री जो होगी वो कैसे होगी, इरेगुलर होगी। इरेगुलर बाउंड्रीज को आप कैसे देखेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे। ठीक है, और फ्लैट कैसे देख सकते हैं, जब आप ऐसे देखेंगे। जब किसी चीज को ऐसे देखते हैं तो वो फ्लैट दिखेगा आपको। ठीक है, और जब उसकी बाउंड्री को आप देखना चाहते हो तो बाउंड्री को या तो आप अपर साइड से देखिए या लोअर साइड से देखिए, तब आप उसकी बाउंड्री को देख सकते हैं।
और यहाँ पे इस सेल की जो बाउंड्री है वो इरेगुलर शेप की है, ठीक है, तो ध्यान देना होगा आपको। देन अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड जो पॉइंट है स्क्वेमस एपिथेलियम में वो रिलेटेड है लंग्स के एल्वेलाई से। लंग्स के एल्वेलाई का मतलब कि लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो तो एल्वेलाई होता है, और एल्वेलाई का जो फंक्शन है वो है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, मतलब जो रिस्पायरेटरी गैसेस होते हैं O2 और CO2 उनके एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एल्वेलाई में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और वहाँ पे ये रिस्पायरेटरी गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी और जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी आपको नोट करना होगा, ये फंक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। ये स्क्वेमस एपिथेलियल जो है वो मैकेनिकल इंजरी और जर्म से ये प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिलेटेड है बोमन कैप्सूल से। बोमन कैप्सूल इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आपने क्लास 10th में लाइव प्रोसेस में जब एक्सक्रीशन पढ़ा होगा तो वहाँ आपको नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर बताया गया होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं, ये क्या है, नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बोमन कैप्सूल्स दिखेगा जो कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, और वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, स्क्वेमस एपिथेलियल होगा। और स्क्वेमस एपिथेलियम का ये जो लेयर है ये ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा। ब्लड जब आता है इस बोमन कैप्सूल में तो ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, और फिल्टर हो गया वो क्या होता है, वो प्यूरीफाई होता है, क्या होता है, प्यूरीफाई होता है। और जब फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे जो इवेंट होता है उस इवेंट को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका सेकेंड जो नेम है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी आपने टर्म पढ़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं होगा बट आपने टर्म पढ़ा होगा। और यहाँ पे सिंपली आपको ये पढ़ना है कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये एक इवेंट है जो नेफ्रॉन्स के बोमन कैप्सूल में हो रहा है, और वहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, प्यूरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बोमन कैप्सूल से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब जब ये स्क्वेमस एपिथेलियल ब्लड कैपिलरीज में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, आप ये क्या है, कैपिलरी है, और इस कैपिलरी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और आपको ये जो दिख रहा है ये आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल्स के बीच में गैप कभी कभी हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। जब आप फिजियोलॉजी में वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या डिक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब होता है तो वहाँ पे जो कैपिलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ठीक है। जब रिलैक्स होती है तो ब्लड के कुछ मटेरियल्स जो है वो बाहर की तरफ पास करके जाते हैं, बाहर दैट मीन्स कि टिश्यू की तरफ जाएंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नहीं जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल है यहाँ पे ये कि कुछ जो है मटेरियल ब्लड से मूव करके टिश्यू की तरफ जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जो ब्लड कैपिलरी है उस ब्लड कैपिलरी के स्क्वेमस एपिथेलियम जो है जाने देता है, देन वो जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा पाते वो, ठीक है। और जाने की कंडीशन है, जाने की कंडीशन है, उस कंडीशन में वो जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बना होगा, एपिथेलियल सेल से, और यहाँ पे जो सेल है वो क्यूब लाइक है, ठीक है। क्यूब कैसा होता है आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं, क्यूब ऐसे होता है, क्यूब कुछ इस तरीके से क्यूब होते हैं, ठीक है। और ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जब आप इसको ऐसे फ्रंट से देखते हैं या बैक से देखते हैं या लेफ़्ट और राइट से देखते हैं तो आपको क्यूब लाइक दिखेगा ये, ठीक है, ये क्यूब लाइक या स्क्वायर लाइक ये आपको दिखेगा। बट जब आप सुपरफिशली देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर या नीचे से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, उसका सरफेस जो होगा वो पॉलीगोनल शेप का होगा, ठीक है। उसका जो सरफेस होगा
वो पॉलीगोनल शेप का होगा, ठीक है। जब आप ऊपर से या नीचे से देखेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। मेनली आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। देन आते हैं इसमें न्यूक्लियस थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये सपोज दैट ये आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल का एक सिंगल सेल है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होगा। कहाँ पे होगा? ये सेंटर में होगा, ठीक है। और उसका शेप कैसा होगा? राउंड शेप होगा, ठीक है। सेंट्रली होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और देन उसका शेप कैसा होगा? राउंड शेप का होगा, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ में माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई एक्चुअली में आप कैसे समझा सकते हैं? जैसे सपोज दैट ये कोई सेल है और इसमें बाहर के तरफ आउटफोल्ड्स निकले हुए हैं। ये बाहर के तरफ बहुत सारे आउटफोल्ड ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। ये जो आउटफोल्ड होता है, ठीक है, ये जो आउटफोल्ड है एक्चुअली क्या है? ये माइक्रोविलाई है, ठीक है। तो कभी कभी आपको माइक्रोविलाई मिलेंगे। माइक्रोविलाई में बी प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस। ये क्या है? आपका फ्री सरफेस है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन डिस्कस हो गया। अगर आप क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपने उसमें माइक्रोविलाई आपने शो कर दिया, ठीक है, कि सपोज दैट किसी पर्टिकुलर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर माइक्रोविलाई है और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो माइक्रोविलाई है ये क्या है? आउटफोल्ड है। ये मेम्ब्रेन, आपने यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे क्या होते हैं? आउटफोल्ड हो जाते हैं, बाहर की तरफ इनकी फोल्डिंग हो जाती है और जिससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? आपका नेफ्रॉन्स का ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। जब आप एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन्स का आपको डायग्राम बताया जाएगा और नेफ्रॉन में बॉमन कैप्सूल को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो ट्यूब लाइक दिख रहा है, उसको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। नेफ्रॉन का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो नेफ्रॉन के डायग्राम में आपको ये पार्ट आपको मिलेगा बोमन कैप्सूल और यहाँ से लेकर और ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? आपका ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। और यूरिनिफेरस ट्यूबल्स जो होते हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना, वो क्या डिस्कस करना है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होगा उस ट्यूबुलर पार्ट में एब्जॉर्प्शन होगा बिकॉज वहाँ पे माइक्रोविलाई वाले क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। माइक्रोविलाई वाले क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स है, सो दैट वहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्ट्रिक्टली आपका क्या है? ऑकरेंस से रिलेटेड है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सेकेंड जो ऑकरेंस है वो है थायराइड वेसिकल्स, ठीक है। थायराइड वेसिकल्स एक्चुअली में आप जब एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड्स होता है जो आपके नेक रीजन में होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स का अगर आप टीएस काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वेसिकल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो जो वेसिकल्स की जो बाउंड्री की जो सेल होती है वो कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है। और एपिथेलियल टिश्यू में क्यूबाइडल एपिथेलियल होती है। कौन सी होगी? क्यूबाइडल एपिथेलियल। एक बार आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया थायराइड ग्लैंड का और ये आपका क्या है? वेसिकल्स है। ये क्या है? वेसिकल्स है। और वेसिकल्स की ये क्या है? बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल में जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होगा। कौन सा होगा? क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होगा, ठीक है। और क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे इस वेसिकल्स को बनाएगा। ये जो वेसिकल्स बन रहे हैं वो ड्यू टू क्यूबाइडल एपिथेलियल बन रहे हैं और इसी वेसिकल्स के अंदर हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑकरेंस देखते हैं। नेक्स्ट ऑकरेंस में सिलेब्री
डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, आपको पता है ना कि माउथ और बकल कैविटी के सराउंडिंग जो है सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन के केस में, और सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो माउथ के जो कैविटी होती है वहाँ पे ओपन होते हैं थ्रू सलेवरी डक्ट। ठीक है, सलेवरी डक्ट के थ्रू वो ओपन होंगे। जो भी ग्लैंड्स में आपके एंजाइम्स बन रहे हैं या जो सलाइवा बन रहा है, वो सलाइवा जो है वो माउथ के कैविटी में कैसे जाएगा, वाया सलेवरी डक्ट। ठीक है, देन आते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट पे। पैंक्रियाटिक डक्ट आपका पैंक्रियास से कनेक्टेड होता है और ये जाकर कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको डक्ट में काम क्या मिलने वाला है, क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। फंक्शन की बात करें तो जहाँ जहाँ पे ये है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, थायराइड वेसिकल्स में मिलते हैं, सलेवरी डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ सिक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पार्ट वेयर दे आर फाउंड। जहाँ पे भी ये होंगे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि थायराइड वेसिकल्स में जो वेसिकल्स फॉर्म हो रहा है वहाँ पे ये क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्यूबैडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलमुलर एपिथेलियम। कॉलमुलर एपिथेलियम में आपका सेल पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका सेल कैसे होता है। इसका सेल होगा कॉलम लाइक, जैसे ये आपका मार्कर है तो इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो कॉलमुलर एपिथेलियम है, कॉलमुलर एपिथेलियम का जो शेप होगा, मतलब इसके सेल के जो शेप होंगे वो कॉलम लाइक होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, पिलर लाइक और कॉलम लाइक, पिलर लाइक और कॉलम लाइक। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो बेसल पार्ट में होगा। कहाँ पे होगा, बेसल पार्ट। ठीक है, सपोज दैट ये आपका सेल है और उसके बेसल पार्ट में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस का शेप कैसा है, ओवल शेप में। कैसे, ओवल शेप में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा, बेसल पार्ट में है न्यूक्लियस और ओवल शेप में है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको माइक्रोविलाई मिलेगा। दैट मीन्स कि कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यूज़ में भी आपको माइक्रोविलाई मिलेंगे, जैसा कि क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू में मिला था। ठीक है, और माइक्रोविलाई क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी होंगे ये फ्री सरफेस पे होंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है, कॉलमुलर सेल है और ये आपके क्या है, माइक्रोविलाई हैं। क्या है, माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है ये टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये आउटफोल्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, ये आउटफोल्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, और ये हेल्प किस में करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। और इसका एब्जॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल होगा वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन जो है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं माइक्रोविलाई डिटेल बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसकी इनर सेल्स होते हैं, इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पे कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और वो जो कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वहाँ पे उनके सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं और माइक्रोविलाई जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं ऑकरेंस को लेकर। तो फाउंड इन द लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक में भी मिलेगा, स्टमक की इनर लाइनिंग में मिल जाएगा आपको, इंटेस्टाइन में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर ग्लैंड्स। ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे भी इनके ये मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड्स होंगे वहाँ पे ये कॉलमुलर एपिथेलियम आपको मिलेगा। ठीक है, देन अब आते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है,
टीयर ग्लैंड्स एंड कवर ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है, कवर ऑफ एपिग्लॉटिस। ये जब आप रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्लॉटिस टर्म मिलता है, ठीक है। ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग होता है आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक का, ठीक है, और उस ग्लॉटिस को कवर कौन करता है? एपिग्लॉटिस, ठीक है। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक की ओपनिंग को कवर करता है। उस पर्टिकुलर एपिग्लॉटिस को के कवर में आपको क्या मिलेगा? क्यूबैडल एपिथेलियल। उस पर्टिकुलर एपिग्लॉटिस का जो कवरिंग लेयर होगा वो क्या होगा? कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या होगा? कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा कि प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स एंड कवर ऑफ द एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने पहले ही बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। गोबलेट सेल्स एक्चुअली में कहाँ पे होते हैं? ये आपके स्टमक में होते हैं। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे गोबलेट सेल्स होते हैं, और गोबलेट सेल्स एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, और ये मॉडिफाइड कॉलमुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड कॉलमुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में लास्ट जो लाइन है वो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको लर्न करना है। ये यहाँ पे भी आपको मिला था जब आप स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, तो वहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल टिश्यू स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशंस के बिहाफ पे मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासीफाई मैंने कर दिया, उसके बारे में डिटेल मैंने कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, बट क्राइटेरिया चेंज होगा। क्राइटेरिया यहाँ पे हम जो लेंगे वो होगा स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शंस के बिहाफ पे जब आप एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी मिलेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगा सिलिएटेड एपिथेलियम, और सेकेंड जो कैटेगरी होगा वो होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, ये टू टाइप्स के एपिथेलियम हैं, बट कब हैं ये? जब आप क्राइटेरिया यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन के बिहार पे जब डिस्कस करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम, और सिलिएटेड एपिथेलियम में भी फर्दर दो कैटेगरी हैं, सिलिएटेड क्यूबैडल, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबैडल, देन सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। ये दो टाइप के क्या हैं आपके? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है आपका? सिलिएटेड क्यूबैडल एपिथेलियम, जो एक्चुअली कहाँ पे मिलेगा आपको? स्पर्म डक्ट में, ठीक है। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो वहाँ आपको स्पर्म डक्ट मिलेगा, और स्पर्म डक्ट में ये सिलिएटेड क्यूबैडल एपिथेलियल सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलेगा। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। वहाँ पे भी आपको सिलिएटेड क्यूबैडल एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड आपका है सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम एक्चुअली में ये कहाँ पे मिलेगा? रिस्पायरेटरी ट्रैक में मिलेगा, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है आपका वहाँ पे ये मिलेगा, उसकी इनर लाइनिंग में मिलेगा, ठीक है। और देन ये ओविडक्ट में मिलेगा। ओविडक्ट आपको फिर से कहाँ पे मिलेगा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे फ्लैपियन ट्यूब मिला होगा आपको। क्लास 10th में भी ये था, ठीक है। और आने वाला जो आपका क्लास है क्लास 12th, वहाँ पे भी आपको मिलेगा ओविडक्ट और फ्लैपियन ट्यूब में भी आपको सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स मिलेंगे। और साथ ही साथ ये कहाँ पे मिलेगा? रिस्पायरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग में मिलेगा। और यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको आने से रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करना, ठीक है। देन आते हैं ओविडक्ट पे। ओविडक्ट में क्या होता है? ओवा को पुश करना होता है। ओवा को पुश करने के लिए सीलिया की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू का रोल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबैडल एंड सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम।
टिश्यू के, ठीक है। देन अब आते हैं सेकेंड जो टाइप है स्पेसिफिक फंक्शन के बिहाफ पे, सेकेंड जो टाइप है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक्चुअली ये होता क्या है, कॉलमुलर एपिथेलियम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये मॉडिफिकेशन से बनता है, किसके, कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होगा, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। देन सेकेंड जो पॉइंट होगा वो होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये इंटेस्टाइन में मिलेंगे और ग्लैंड्स में मिलेंगे, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में मिलेगा और ग्लैंड्स में मिलेगा। और कुछ इसके मैं फंक्शन बता देता हूँ, जैसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्वेट ग्लैंड्स में मिलेगा, तो स्वेट ग्लैंड्स में ये स्वेटिंग के लिए होंगे, ठीक है। स्वेटिंग जब होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और वहाँ पे वो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगा और वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। देन आफ्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड हियर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स में आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगा और ग्लैंडुलर एपिथेलियम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। लाइक मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बताएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को फर्दर हम डिवाइड करेंगे नंबर के बेसिस पे। वहाँ पे जो इन्वॉल्व सेल्स हैं उनके बेसिस पे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्लासीफाई करेंगे। तो दो कैटेगरी बनेगी। फर्स्ट जो कैटेगरी बनेगी वो होगी यूनिसेलुलर और सेकंड जो बनेगा वो होगा मल्टी सेलुलर। यहाँ पे जो भी ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, सिंगल सेल वाले होंगे और यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे सिंगल सेल वाले होंगे और यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा। और इसका एग्जांपल गोबलेट सेल्स है। गोबलेट सेल्स डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल्स में आपको मिलेंगे और गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नोट करिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, गोबलेट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस और ये कहाँ पे होंगे, एलिमेंट्री कैनाल में होंगे, ठीक है। और ये सिंगल सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। वो जो सेल होगा वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल होगा वो, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका, सिलेवरी ग्लैंड्स। और सिलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ क्लस्टर में होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो भी ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे अपने मटेरियल को वो पोर कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। जो आपके यहाँ पे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये ग्लैंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ मटेरियल्स। वो मटेरियल्स एक्चुअली में सिक्रीट होने के बाद वो कैसे टारगेट प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे दो आपको टाइप मिलेगा। फर्स्ट जो टाइप मिलेगा वो होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, देन सेकेंड जो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन मैं आपको बता दूं कि एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट विथ डक्ट ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको डक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डक्ट के हेल्प से ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा है वो टारगेट साइट्स पे जाएगा, ठीक है, टारगेट साइट्स पे जाएगा। सपोज दैट कोई एक्सोक्राइन यहाँ पे टिश्यू है, एक्सोक्राइन टिश्यू है और यहाँ से कुछ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कुछ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो वो डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, अपने स्पेसिफिक टारगेट पे जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट पे जाएगा। बट किसके थ्रू जाएगा, विथ डक्ट, ठीक है, मतलब डक्ट के हेल्प से जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोड्यूस होने के बाद वो ब्लड के फ्लो से वो जाएगा कहाँ पे, टारगेट साइड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डक्ट एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे डक्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जब भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात होगी तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि
पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। देन स्टमक में भी एंजाइम्स हैं। तो ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे क्या है एंजाइम्स हैं, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या कोई भी एंजाइम्स जब प्रोड्यूस होता है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो प्रोड्यूस होता है। वेयर एज जब आप हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और ये जब प्रोड्यूस होंगे या फॉर्म होंगे देन सिक्रीट होगा। सिक्रीट होने के बाद ये टारगेट प्लेस पे ब्लड फ्लो के थ्रू ये जाते हैं, ठीक है। ये स्पेशलिटी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया वो मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशंस के बिहाफ पे बताया। जो भी ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये जब कोई भी चीज़ बनाएंगे तो कैसे वो पोर होंगे अपने टारगेट साइट्स पे, उसके बिहाफ पे मैंने ये कैटेगराइज किया है, ठीक है। ये जो भी आपका करंट टॉपिक चल रहा है इसको एज इट इज़ पढ़िएगा, ज़्यादा आप एलेबोरेट मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे साइड बुक है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो आप कुछ भी याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है नीट निकालना, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लेके चलने होंगे। आप ज़्यादा उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप थोड़े बहुत 10 या 20% आप लाइंस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है, सो दैट आप ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लेके चलें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक जो है वो रन करें, ठीक है। तो ये आपका मैंने एपिथेलियल टिश्यूज़ डिस्क्राइब कर दिया। अब हम एपिथेलियल टिश्यूज़ में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ में लास्ट जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ एक्चुअली मल्टी लेयर होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल्स की लेयर होगी, ठीक है। सो दैट इनको हम बोलते हैं मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ आपका फर्स्ट पॉइंट है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। जब भी आप कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो वहाँ सेल्स की जो लेयर होगी वो मल्टी लेयर के फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है कंपाउंड एपिथेलियल का वो ये है कि ये ड्राई सरफेस को कवर करते हैं। ड्राई सरफेस आपका क्या हुआ, स्किन हुआ। स्किन का जो ड्राई सरफेस है ये यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सरफेस है जहाँ पे मॉइस्ट होता है, जैसे आपका बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो भी सरफेस है ये मॉइस्ट सरफेस है और जो स्किन आपका है वो ड्राई सरफेस है। और यहाँ पे ये आपको कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। और इसका लिमिटेड कुछ फंक्शंस हैं, लाइक कभी कभी ये सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया। अब एक अलग से टॉपिक है आपका, वो है स्पेशलाइज जंक्शंस बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जैसे कि अगर ये दो एपिथेलियल सेल्स है तो इसके बीच जंक्शंस होते हैं, ठीक है। बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स हैव जंक्शंस, ठीक है। और ये जंक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंक्शंस जो है टाइट जंक्शन है, एडेयरिंग जंक्शंस है, गैप जंक्शंस है और इनका डिफरेंट फंक्शन है। टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन जो है ये सेल्स के बीच जो है मटेरियल्स को जाने से प्रिवेंट करता है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। जो भी सेल्स है इसके बीच जो है ट्रांसफ़र होने से ये रोकता है, सब्सटेंसेस के ट्रांसफ़र होने को रोकेगा ये, ठीक है। इसलिए इसका नेम क्या है, टाइट जंक्शन है। ये किसी को जाने नहीं देता है, किसी को पास नहीं करने देता है, ठीक है। देन सेकेंड आपका क्या है, एडेयरिंग जंक्शन है। एडेयरिंग जंक्शंस एक्चुअली में ये वर्क करते हैं सेल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। जो भी नेबरिंग सेल्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करेगा, एडेयरिंग जंक्शंस करेंगे। दे परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शंस मतलब कि सीमेंट की तरह वर्क करेगा टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। और इसके डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट टाइप इसमें है जेनुला एडेरेंस, सेकेंड आपका है डेस्मोसोम्स,
जिसको मैकुला एडेरेंस बोलते हैं, और लास्ट जो है आपका हेमीडेस्मोसोम्स। दीज आर द टाइप ऑफ एडेरिंग जंक्शंस। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, आपका लास्ट जंक्शन है गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस का जो फंक्शन है वो दो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, आप डायग्राम से देख सकते हो। जैसे सपोज दैट ये एक सेल है और ये एक सेल है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये भी सेल का साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा इजीली, और यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, किसके हेल्प से होगा? गैप जंक्शंस के हेल्प से होगा, क्योंकि गैप जंक्शंस एक गैप क्रिएट करता है, उस गैप के थ्रू मॉलिक्यूल्स जो हैं या यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल, और दूसरे सेल से पहले सेल में ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गैप जंक्शन का फंक्शन हो गया। एक आपको सेपरेट टॉपिक बताना है, वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंपल और कंपाउंड के बीच का एक एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, जो अपीयरेंस वाइज मल्टी लेयर होता है, बट वो सिंगल लेयर ही होते हैं। एक्चुअल में वो सिंगल लेयर के फॉर्म में होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? नेजल, जो आपका नेजल पार्ट है बॉडी का, और जो जेनाइटल पार्ट है, ठीक है, मतलब कि आपका रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वो, और आपका जो नेजल जो ट्रैक है, यहाँ पे आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में जो स्यूडो है, स्यूडो का मतलब है कि फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। ठीक है, जैसे ये आपका कंपाउंड एपिथेलियल जो टिश्यू है, इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। ठीक है, और जो मैंने अभी जस्ट बताया वो किसके बारे में बताया? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में बताया। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो टिश्यू हैं ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? ये आपके नेज़ल जो एरिया होता है, नेज़ल एरिया, और साथ में जेनाइटल ट्रैक, वहाँ पे आपको ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक फिनिश हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इसको वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।